जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसे कभी पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। एक ऐसा वक्त था जब हमारा व्यापार, हमारी संस्कृति, हमारी खेती सब कुछ बिल्कुल टॉप पर था। लेकिन फिर आता है 15 अगस्त 1947 का दिन। देश आजाद तो हो गया, जश्न भी मना, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था वो गहरे अंधकार में डूबी हुई थी। आखिर इतना अमीर और समृद्ध देश इस कंगाली की हालत में कैसे पहुंच गया? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बड़े ऐतिहासिक और आर्थिक रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। 1947 तक आते आते हालत इतनी खराब हो गई थी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 2% से भी नीचे गिर गई थी और प्रति व्यक्ति आय वो तो 0.5% से भी कम बढ़ रही थी। दादा भाई नौरोजी और वीकेआरवी राव जैसे बड़े अर्थशास्त्रियों ने जब ये अनुमान लगाए तो एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई सामने आई। वैसे इनमें राव साहब के आंकड़ों को सबसे सटीक माना जाता है, लेकिन सवाल वही है, ये नौबत आई कैसे? तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज हम इस पूरी इकोनॉमी का एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे, वो भी सेक्टर बाय सेक्टर। हम देखेंगे कि कैसे वो सोने की चिड़िया कॉलोनियल रूल में फंसी, खेती का क्या हाल हुआ, हमारी शानदार इंडस्ट्रीज कैसे तबाह हुई, देश का पैसा कैसे बाहर गया और इंसानी जानों की क्या कीमत चुकानी पड़ी। और हाँ, आखिर में हम उन चीजों को भी देखेंगे जो अनजाने में ही सही हमारे लिए पीछे छूट गईं। तो कहानी शुरू होती है उस सिस्टम से जिसने लगभग 200 सालों तक हमें जकड़ कर रखा। इस सिस्टम को कॉलोनियल रूल या औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। सिंपल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा सेटअप है जहां एक देश राज करता है और दूसरे को अपनी कॉलोनी बना लेता है। ब्रिटिश हुकूमत का सिर्फ एक ही मकसद था, भारत को कच्चे माल की एक फैक्ट्री बना देना। यहां से कच्चा माल सस्ते में ब्रिटेन के कारखानों में जाता और वहां से बनी हुई महंगी चीजें वापस भारतीय बाजारों में बिकने आ जाती। मतलब हमें पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट बना दिया गया था। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो उस वक्त भारत की धड़कन था, यानी हमारा एग्रीकल्चर। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 72.6%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। उस वक्त देश की लगभग 3/4 आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से खेती पर निर्भर थी। अब सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी आबादी खेती कर रही है, फिर भी इस सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं थी, सब कुछ एकदम रुका हुआ था। ऐसा क्यों? और इसका सबसे बड़ा कारण था यह सिस्टम, जमींदारी प्रथा। अंग्रेजों ने क्या किया कि जमीन का मालिकाना हक सीधे किसानों से छीनकर जमींदारों को दे दिया। अब जमींदार किसानों से भारी भरकम लगान वसूलते और उसे ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा कर देते। अब चाहे बारिश हो, सूखा पड़े या फसल पूरी तरह बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, किसानों को लगान चुकाना ही पड़ता था। ये एक तरह से किसानों का व्यवस्थित रूप से खून चूसने वाला सिस्टम था। शोषण यही नहीं रुका। इसके बाद शुरू हुआ खेती का जबरदस्त कमर्शलाइजेशन। किसानों को मजबूर किया गया कि वो खाने पीने की फसलें जिससे उनका पेट भरता था, उन्हें छोड़कर नील, कपास और जूट जैसी कैश क्रॉप्स उगाएं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कारखानों को इसकी जरूरत थी। ऊपर से ना अच्छी सिंचाई की व्यवस्था थी, ना फर्टिलाइजर्स। किसान पूरी तरह से बारिश के भरोसे थे। बारिश नहीं हुई तो समझ लीजिए पूरी फसल और इंसान की जिंदगी दोनों तबाह। एग्रीकल्चर के बाद चलिए देखते हैं कि हमारे शानदार उद्योगों के साथ क्या हुआ। एक समय था जब हमारे हाथ की बनी चीजें और सूती कपड़े पूरे दुनिया में छाए हुए थे। तो सबसे अहम बात यह है कि अंग्रेजों ने हमारी इस इंडस्ट्री को तोड़ने के लिए एक बहुत ही चालाक चाल चली, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी भेदभावपूर्ण टैक्स नीति। उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन से जो मशीन से बना माल आता था उस पर टैक्स बिल्कुल जीरो कर दिया। वो फ्री में अंदर आ रहा था। लेकिन अगर भारत का कोई कारीगर अपना हस्तशिल्प बाहर बेचना चाहे तो उस पर इतना भारी टैक्स लगा दिया कि वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगा हो गया। देखते ही देखते हमारी लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से चरमरा गई और नई इंडस्ट्रीज लगाने का तो सवाल ही नहीं था। 1947 आते आते हमारे पास मशीनें बनाने वाली कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। बस एक टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी और कुछ इक्का दुक्का चीनी, सीमेंट या कागज की मिलें। जब देश में मशीनें बनेंगी ही नहीं तो हम ब्रिटेन के उस सस्ते मशीन से बने माल पर निर्भर होने के लिए पूरी तरह मजबूर हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे देश की संपत्ति को, हमारे खजाने को पूरी तरह से ड्रेन किया गया, यानी बाहर निकाला गया। जरा इस चार्ट को देखिए।
अंग्रेजों ने हमारे विदेश व्यापार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। हमारा आधे से ज्यादा यानी 50% से भी अधिक एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को होता था। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा वो चीन, श्रीलंका और ईरान चला जाता। और सबसे चौंकाने वाली बात, जो भी एक्सपोर्ट से कमाई होती थी ना, जिसे हम एक्सपोर्ट सरप्लस कहते हैं, वो पैसा भारत के विकास में नहीं लगा। वो पैसा अंग्रेजों के युद्ध लड़ने और उनके अपने प्रशासनिक खर्चे पूरे करने में उड़ा दिया गया। अब आप सोचेंगे, अरे अंग्रेजों ने तो हमें रेलवे दिया, पोस्ट ऑफिस दिए। बात सही है, 1850 में रेलवे आया, फिर पोस्ट और टेलीग्राफ भी आए। लेकिन इनका असल मकसद क्या था? ये हमारे लिए नहीं बने थे। रेलवे इसलिए बना ताकि देश के कोने कोने से कच्चा माल जल्दी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और ब्रिटिश सेना पूरे देश में आसानी से घूम सके। 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद तो भारत और ब्रिटेन की दूरी 193 किलोमीटर तक कम हो गई, जिससे भारत की संपत्ति को लूटना और भी आसान और तेज हो गया। इन सब आर्थिक चालबाजियों के बीच एक ऐसी कीमत भी थी जो नंबरों से कहीं बढ़कर थी। वो थी इंसानी जानों की कीमत। सिर्फ इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 32 साल। आज़ादी के समय भारत में एक आम इंसान की जीने की औसत उम्र महज 32 साल थी। सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उस वक्त हेल्थ केयर फैसिलिटीज नाम की कोई चीज़ नहीं थी और गरीबी का आलम कितना भयानक था। अगर बाकी डेमोग्राफिक आंकड़ों की बात करें तो वो और भी डराने वाले हैं। जन्म दर 48 प्रति हजार थी और मृत्यु दर 40 प्रति हजार। मलेरिया, हैजा और टीबी जैसी बीमारियां बिना किसी रोक टोक के जंगल की आग की तरह फैलती थीं। और सबसे दिल तोड़ने वाला आंकड़ा है शिशु मृत्यु दर। हर 1000 जीवित जन्मों में से 218 बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं देख पाते थे। ये उस दौर की कड़वी सच्चाई थी। और जब लोग जिंदा ही मुश्किल से बच रहे थे तो पढ़ाई की बात कौन करता? ओवरऑल लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 16% से भी कम थी और महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब थी, 7% से भी नीचे। जब पढ़ाई लिखाई का ये हाल हो तो किसी भी देश में नए स्किल्स डेवलप होने या आर्थिक विकास की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इन सब के बीच डेमोग्राफिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा शिफ्ट आता है। साल 1921, इसे इतिहास में महाविभाजन का वर्ष या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। 1921 से पहले भारत की जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी, मतलब स्टेज 1 में थी। लेकिन इसके बाद आबादी ने अचानक तेजी पकड़ ली और हम स्टेज 2 में आ गए, जहां लोग तो बढ़ रहे थे लेकिन उनका पेट भरने और उन्हें पालने के लिए संसाधन बिल्कुल नहीं थे। खैर, इस पूरे एनालिसिस के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। ये बात सच है कि औपनिवेशिक शासन भारत के लिए विनाशकारी था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो जाने अनजाने में हमारे काम आ गईं। अंग्रेजों ने जो भी बनाया वो अपने लालच और अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन आज़ादी के बाद वही चीज़ें मॉडर्न भारत की नींव रखने में काम आई। आज हमारे पास 65,000 किलोमीटर से बड़ा रेलवे नेटवर्क है। उन्होंने ज़बरदस्ती खेती का कमर्शियलाइजेशन किया, लेकिन उसी से हमें ग्लोबल मार्केट की समझ मिली और आज हम कॉटन और जूट के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है। पुरानी बार्टर सिस्टम की जगह एक मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम यानी पैसों का लेन देन शुरू हुआ। और तो और हमारा आज का जो संविधान और संसदीय ढांचा है वो भी बहुत हद तक ब्रिटिश सिस्टम से ही प्रेरित है। तो दोस्तों, 1947 की पूर्व संध्या पर जब हमें आज़ादी मिली तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से बिखरी हुई थी, लेकिन उसमें फिर से उठ खड़े होने की पूरी हिम्मत थी। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए 2 छोटे से सवाल हैं। पहला, भारत में पहली जनगणना यानी सेंसस किस साल में हुआ था? और दूसरा, इतिहास में किस साल को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ रहा हूं, राजनीतिक आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई, लेकिन क्या आज भी हमारी अर्थव्यवस्था पर उस कॉलोनियल दौर की कोई गहरी छाप बाकी है? सोचिएगा जरूर।